आइनी तरमीम पास होगी और आइनी अदालत की जगह आइनी बेंच बन गया और चीफ़ जस्टिस के लिए 3 का पैनल। ये बुनियादी तौर पर वो चीज़ें थीं जो आगाज़ के अंदर बहुत ही खौफनाक तरीके से प्रेजेंट की गई थी, जिसको मौलाना फजल रहमान ने अपने अल्फाज में कहा कि काला नाग था जिसका जहर निकाल दिया हमने। अब जहर निकलने के बाद क्या मसला हल हो गया? मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि मसला भी हल नहीं हुआ, बल्कि मसले का आगाज़ है। कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा चैलेंज हो सकते हैं। लाइक कभी पार्लिमानी कमेटी का जो तस्वुर दिया गया है 12 रुकनी, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोगों की नुमाइंदगी होगी, इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि जो रिज़र्व सीट्स का केस है इलेक्शन कमीशन के सामने, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच 2 दफ़ा वजाहत भी जारी कर चुका है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो उसके ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर उनकी तादाद तय होनी है कि उनका बंदा 1 जाएगा या 3 जाएंगे। और ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसको आज या कल कोई बंदा किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकता है। दूसरा, जो इससे भी ज़्यादा एक मामला मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर सकता है, जो आइनी बेंचेस का तस्वुर है, जिसमें जुडिशल कमीशन में अगर पोलिटिकल लोग भी साथ बैठ के ये तय करेंगे कि बेंच कौन सा बनेगा, तो यहाँ बेंच की तश्कील के मामले में अदलिया से हट कर अगर पोलिटिकल मुदाखलत आती है तो वो एक ऐसा अमल होगा जिसको लाजमी तौर पर मुदाखलत तस्वुर किया जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से। और कभी इम्कान यह है कि इस मसले को भी चैलेंज किया जा सकता है या वकला इसके ऊपर एहतजाज कर सकते हैं। तो ये 2-3 मसले इसके अंदर ऐसे पेंडिंग हैं जो सॉर्ट आउट किए जा सकते थे। बाकी तो वो शुरू हुए थे 56 इकदाम से, अब वो 22 के ऊपर आ गए हैं और मेरे ख्याल में ये लेस कंट्रोवर्शियल थे जिनको अमल दरामद इन पर किया गया है। ज़्यादा मुतनाज़ा हिस्सा था आर्टिकल 8 फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, जिसमें तब्दीली की जा रही थी, मिलिट्री कोर्ट्स का। फिर वो कुछ ऐसे थे कि प्रेमिसेस जो आर्मी के अंडर कंट्रोल हैं उसके अंदर कोई बंदा अगर मुदाखलत करता है या उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है तो उसको भी पकड़ने या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार था। वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया और आर्मी से हवाले से कुछ और चीज़ें भी थीं, बल्कि एक आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई थी PTI के दौर के अंदर और वो एक्सटेंशन से रिलेट करती थी। वो वाला आर्टिकल भी पहले तीनों मसवदों में था, लेकिन हतमी तौर पर जो अप्रूव डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है सेनेट से और कौमी असम्बली से, उसके अंदर वो भी शामिल नहीं है। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक मुनासिब चीज़ें इसमें आ गई हैं। एक इशू जो पता नहीं है कि क्या रुख इख्तियार करेगा, वो पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे। जो सीनियर मोस्ट 3 जजेज़ हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह सर फहरिस्त हैं, जस्टिस मुनीब दूसरे नंबर पर हैं और जस्टिस याया अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले ही दिन इस तरमीम के पास होने के बाद बेंच के सामने कुछ सवालात आए कि ये मुकदमा क्या रेगुलर बेंच में जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी कि चंद हफ्ते हमें भी लगेंगे समझने के लिए कि मामला किस बेंच के सामने जाएगा। तो एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस अगर वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई नहीं करते, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तो दे आर स्टिल गोइंग टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सीनियर मोस्ट जज होंगे जो जजेस कमेटी के अंदर भी बैठे होंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट वाली के अंदर, और जुडिशल पैनल के अंदर भी उन्हीं का रोल होगा। तो हुकूमत को इस फैसले को बड़ा नाप तोल कर सोच विचार के साथ करना चाहिए कि पहला चीफ़ जस्टिस उन्हें किसे लगाना है। बहुत बेहतर होता है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल अभी तो पहली दफ़ा इस तरमीम के पास होने के बाद पहला जो इसका इतलाक़ है वो सीनियर मोस्ट जज को ही रखते, ताकि एक और नया तनाज़ा खुल के सामने ना आ जाए और उसके बाद ये पैनल वाले प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते थे और उसमें अपनी पसंद नापसंद का या उनकी परफॉर्मेंस का जो भी अमल दखल क्राइटेरिया ये तय करते वो इन फ्यूचर उसको एप्लीकेबल कर लेते। इस तनाज़े को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ इनका निभा अच्छा होगा? मेरे इसके ऊपर खदशात हैं कि शायद निभा अच्छा नहीं होगा। जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे इसके दोनों इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। स्टूडियो सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, बैरिस्टर दानियाल साहब PMLN से हमारे साथ हैं और एडवोकेट अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। अहमद अवैस साहब, एक तो PTI का अंदर बैठना, इजलास के अंदर जाना, सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, ये इस प्रोसेस को वैलिडेट कर रहा था, उसके वैलिडेशन के मुतरादिफ था और आपने वोटिंग भी की, चाहे मुखालफत में की, तो आपने उस प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले लिया। अब मेरा ये सवाल ये है कि जो 2-3 इश्यूज़ पेंडिंग रह गए हैं जो मेरे ख्याल में ट्रबलसम हो सकते हैं, आपकी इसके ऊपर राय भी चाहता हूँ। एक तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील के अंदर जुडिशल कमीशन का रोल है, PTI की मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हुए बग़ैर पार्लियामेंट्री कमेटी की तश्कील है, इसके ऊपर आप दोनों इश्यूज़ के ऊपर क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि PTI के मेंबरान का पार्लियामेंट में बैठना जो है वो वैलिडेट नहीं करता। अंडर प्रोटेस्ट बैठे हैं, वो पहले भी बैठे रहे हैं
इस एक अमेंडमेंट के आने से पहले भी वो जाते थे वहाँ, बट इट वाज अंडर प्रोटेस्ट। उनका बहुत क्लियर था कि ये जो है ये मैसिव रिगिंग की बेस के ऊपर ये पार्लियामेंट के अंदर आए हैं और इन्होंने एक झूठे गलत ओथ लेकर ये मुख्तलिफ ओहदे संभाल लिए। ये एक अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा ख्याल में जो सबसे जो आपका आज का ये प्रोग्राम है और जिसके ऊपर अभी किसी ने एड्रेस नहीं किया, वो है कि ये अमेंडमेंट जो हुई हैं इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे और कहाँ तक ये पाकिस्तान के आवाम के बेनिफिट में जाएंगे। ये है आई थिंक इसके ऊपर बहस जो है वो ज़्यादा मुनासिब है और देखने वाली है। और ये आपने जो सवाल किया कि ये रिज़र्व सीट्स वाला भी इशू था, देखिए पहली बात तो ये है कि जो रिज़र्व सीट्स का इशू है, ये फैसला जो है ये फैसला इस अमेंडमेंट के आने से पहले का हो चुका है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो या एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन हो, उसको वो पर्सपेक्टिव इफेक्ट में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई आप किसी अमेंडमेंट की वजह से नहीं कर सकते हैं। आइंदा के लिए उसके मुताबिक आपने अमेंडमेंट कर ली, आइंदा जो कानून जो है और उस फैसले के ऊपर अहमद अवैस साहब अमल हुए बगैर जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जा रही है 12 रुकनी, वो पीटीआई को काबिल कबूल है? उसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं हुआ अभी ना। मेरा सवाल यह है कि उसके बगैर क्या ये 12 रुकनी कमेटी काबिल कबूल है आप लोगों को? वो कमेटी जो है काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उसमें आउट राइटली आप गिन लीजिए, उसमें हुकूमत के अफराद की मेजॉरिटी है। तो इसका मतलब ये है कि नॉमिनेट करके नाम भेजना है प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके बाद ये कमेटी जिनमें उन्हीं की मेजॉरिटी है, तो इसमें आपको कोई शायबा नहीं रहता, किसी किस्म की कोई ऐसी गलतफहमी नहीं हो सकती उसमें कि ये उससे हटके अली जफर का नाम आ गया सेनेट से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों का नाम आ जाएगा कौमी असम्बली से। तो आपने अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज तो नहीं किया है? इसका मतलब है कि कल सुबह अगर कमेटी नोटिफाई होती है तो ये चैलेंज तो होगा ना, वो अपनी जगह पे है। देखिए सवाल ये है, ये सवाल तो वो चैलेंज वाली बात तो अलग है। ये तो सब कुछ जो है ना, ये तो जब एक्टिविटी है तो अंडर प्रोटेस्ट की बात हो रही है, ताकि ये अलग से क्या इसको चैलेंज करेंगे आप? ये है कि हम जो क्या आप इसको कल सुबह चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? पीटीआई चैलेंज करेगी इसको? मेरा ख्याल में पीटीआई का इरादा है। बहरहाल हतमी फैसला वो करेंगे तो सामने आ जाएगी बात। अभी तो क्योंकि ये फाइनलाइज नहीं हुई, अभी ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी, इसको सारा वर्कआउट किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा एक बहुत बुनियादी इशू है, ये छोटी सी बात तो है नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के तश्कील के अंदर जुडिशल कमीशन का रोल क्या ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है या नहीं? जी मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो हैं जिस अंदाज से बन रहे हैं, ये न अदलिया की इंडिपेंडेंस में मदाखलत भी है और ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेंगे। मैं मसला आपके मिसाल के तौर के ऊपर, हर पिटीशन जो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर होती है वो अंडर आर्टिकल 199 दायर होती है, और उस जो पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 दायर होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन कहा जाता है। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि जब वो एक पिटीशन ही कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दायर हुई है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा या वो दूसरा बेंच सुनेगा उसको? अभी ये एज येट इट इज़ नॉट सॉर्टेड आउट। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। इसी तरह से जब एक बहुत टिकलिश क्वेश्चन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपने देखा बाद को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस बैठे, 7 बैठे, 11 बैठे, 13 बैठे, फुल कोर्ट बैठा। तो अब जब आपने 5 जजेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया तो इसका मतलब है कि इतने अहम फैसले भी सिर्फ 5 ही जज सुन सकेंगे और 5 से ज़्यादा जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के वो नहीं सुन सकेंगे। हालांकि वो ज़्यादा एक कलेक्टिव विजडम जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है एक बहुत बड़े इशू के ऊपर। लेकिन ये सवालात आएंगे सामने जो इस वक्त अभी अगर आपके सामने नहीं है वो एक इफेक्टिव शक्ल के अंदर, लेकिन मुस्तक़बिल तो इसी तरह से मैं वोटर साहब ये वो सवालात हैं जो अहमद अवैस साहब, मैं समझता हूँ कि इस मामले में पीटीआई शायद ज़्यादा ओपन होकर इंगेज कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था। आप कमेटीज़ में भी जाते रहे, मौलाना फजल रहमान के ज़रिए भी इंगेज करते रहे,
इमरान खान से मुलाकात करने के लिए उससे भी गवर्नमेंट से सहूलत ली, क्योंकि उन्होंने पहले पाबंदी लगाई हुई थी, फिर उन्होंने जेल खुलवा के इन लोगों को वहाँ मुलाकात के लिए भी भेजा। बहुत सारी चीज़ें आपकी मानी भी गई। अब ये बेहतर वाला हमारे सामने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है, इसमें आर्टिकल 8 को नहीं चढ़ा गया, इसमें फंडामेंटल राइट्स को नहीं चढ़ा गया। तो आप इसमें ज़्यादा खुल के आ जाते तो ज़्यादा अच्छा था, डिबेट हो जाती इसके ऊपर। मैं आपको सवाल ये नहीं है कि किसकी कोई बात मानी गई या नहीं मानी गई, देखना यह है बेसिकली कि ये आइन में जो तरमीम आपने कर दी हैं ये पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए हैं। इससे क्या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो कायम रहेगी या ये अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव आ जाएगी? ये बुनियादी चीज़ है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा जो है इससे यकसर बदल जाता है। और वो आप जो है वो आप जो इस तरह पार्लिमानी कमेटी बनी है उसको आप देखिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आप, 12 मेंबर में से 7 मेंबर जो हैं वो हुकूमती साइड के हैं। तो इसका मतलब है कि जो नाम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जाएगा वो नाम जो है वो ही उसको वो नॉमिनेट कर देंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जजेस जब हैं वो जब ऐसी स्टेज पे आया करेंगे, इस जो अब इसकी बनना चीफ जस्टिस ने, इनके बाद की भी आप देख लीजिएगा, तो फिर तो वहाँ हर दफ़ा ये सिलसिला रहेगा कि वो हर ऊपर के 3 जजेस में ये टसल रहेगी कि कितने वो हुकूमत के एग्जेक्टिव के ज़्यादा करीब होते हैं, कितना उनको खुश रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर ऐसी बात हो जाए तो वो जज का वो खासियत जो है, वो बुनियादी खसूसियत जो है कि जज की कहते हैं कि जज जो है व्हेन ही इज़ परफॉर्मिंग he's sitting on a chair for dispensation of justice, he is performing godly duty। वो गॉडली ड्यूटी वाली बात नहीं रह जाती। मैं तो उस बुनियादी के ऊपर ही बात करता हूँ, इररिस्पेक्टिव कि ये ए ने किया, ये बी ने किया, ये सी ने किया। हम ये कहते हैं कि किसी के लिए भी ये एग्जेक्टिव के कंट्रोल में जुडिशरी को आना नहीं चाहिए। ये इंडिपेंडेंट आप कोई तरीका निकालते, डाइब्रेशन करते, आपको ये 1 दिन में नहीं होता था, 10 दिन लगाते, 15 दिन लगाते, 20 दिन लगाते। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। जितना अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर किसी नतीजे पे पहुंचते उतना ही आइंदा उसका फायदा होता, बेहतर होता। लोगों के जो इंडक्शन ऑफ द जजेस जो है, दोनों तीनों कंसर्न हैं। ये मैंने प्रोग्राम का आगाज इसी सवाल से किया था। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये 2-3 मुतनाज़ा इशूज़ हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होंगे अगले 1-2 रोज़ के अंदर ही।